जोहार। अगले साल यानी कि वर्ष 2024 में देश में लोकसभा के आम चुनाव आयोजित होने वाले हैं। कांग्रेस सत्ता में वापस आने के लिए संघर्ष कर रही है, जबकि बीजेपी लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीतने की रणनीति बना रही है। और साथ साथ कांग्रेस का जो रिकॉर्ड है अकेले सबसे ज्यादा बैठकें जीतने का, तो वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए भी बीजेपी रणनीति बना रही है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कांग्रेस का कितनी बैठकें जीतने का रिकॉर्ड है। क्या ये जो बैठकें हैं, ये जो जीत है वह कांग्रेस ने अकेले दम पर हासिल की थी, या फिर यह चुनाव जीतने में आरएसएस ने राजीव गांधी की मदद की थी। क्या है हकीकत? इन्हीं सब प्रश्नों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी हो तो कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचे और हमें आपका सहयोग मिलता रहे। 31 अक्टूबर 1984 यह वो दिन है जब दो महत्वपूर्ण घटना बनी। पहली घटना तो ये कि हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनकी हत्या कर दी गई। और दूसरी घटना है कि उसी दिन उनके बेटे यानी कि राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। उनके प्रधानमंत्री बनने के 2 महीने बाद यानी कि दिसंबर 1984 में 8वीं लोकसभा के आम चुनाव हुई। यह चुनाव 542 में से 515 सीटों पर लड़ा गया और इस चुनाव में अकेले कांग्रेस ने 404 सीटों पर जीत हासिल की। असम की 14 और पंजाब की 13 सीटों पर चुनाव 1 साल बाद सितंबर 1985 में हुआ। इसमें कांग्रेस ने 11 सीटों पर जीत हासिल की और 8वीं लोकसभा में कांग्रेस ने अकेले ने 415 बैठकें हासिल करके एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की हत्या से जो हमदर्दी पैदा हुई उसकी वजह से कांग्रेस को ये प्रचंड जीत मिली। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस को ये जीत अपने अकेले दम पर मिली थी? कहा जाता है कि राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता, जिसकी जब जरूरत पड़ी उसका उपयोग कर लिया जाता है। आज जो कांग्रेस जिस आरएसएस का विरोध कर रही है, क्या उस वक्त आरएसएस का समर्थन लिया था कांग्रेस ने? तो कांग्रेस को ये जीत अकेले दम पर नहीं मिली थी, बल्कि इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का सहयोग मिला था। रशीद किदवई की किताब 24 अकबर रोड अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द पीपल बिहाइंड द फॉल एंड द राइज ऑफ द कांग्रेस किताब में द बिग ट्री एंड द सैम्पलिंग नाम से तीसरा चैप्टर है, जिसमें किदवई इसकी शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या से करते हैं। उन्होंने लिखा, इंदिरा गांधी की हत्या की खबर पाकर जैसे ही राजीव गांधी दिल्ली पहुंचे, पीसी अलेक्जेंडर यानी कि इंदिरा गांधी के प्रमुख सचिव और अन्य करीबियों ने उन्हें बताया कि कैबिनेट और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वे प्रधानमंत्री बने। अलेक्जेंडर ने कहा कि राजीव को सोनिया से अलग रखने के ये भी निर्देश थे। सोनिया ने राजीव से कहा कि वो ऐसा न करे, लेकिन राजीव गांधी को लगा कि ऐसा करना उनका कर्तव्य है। यहीं से राजीव गांधी का सबसे महत्वाकांक्षी राजनीतिक चरण शुरू हुआ। 24 और 27 सितंबर 1984 में चुनाव कराने का ऐलान किया गया। किताब में लिखा है, राजीव गांधी का चुनाव प्रचार बहुत आक्रामक था। उनका चुनाव प्रचार सिखों के लिए अलग राज्य बनाने के मुद्दे पर केंद्रित था। इसके पीछे छिपा एजेंडा हिंदू समुदाय में बढ़ रहे असुरक्षा की भावना का फायदा उठाना और राजीव गांधी के नेतृत्व वाले कांग्रेस को उनके एकमात्र रक्षक के तौर पर पेश करना था। जिस तरह से वर्तमान में भाजपा को हिंदुओं का एकमात्र रक्षक के तौर पर पेश किया जाता है, तो उसी तरह 1984 में कांग्रेस और राजीव गांधी को हिंदुओं का एकमात्र रक्षक के तौर पर पेश किया गया था। किदवई ने किताब में दावा किया, 25 दिनों के चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी ने कार, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन से करीब 50,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की। अपनी मां की हत्या से सहानुभूति की लहर के बीच राजीव गांधी जहां तक संभव हो सके हिंदुत्व ब्रांड की राजनीति को खंगालना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सह संचालक बाला साहेब देवरास के साथ मीटिंग करने का फैसला किया। किदवई के मुताबिक राजीव गांधी और बाला साहेब देवरास के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसके नतीजे के रूप में आरएसएस कैडर ने राजनीतिक परिदृश्य में बीजेपी की मौजूदगी के बावजूद 1984 के चुनाव में कांग्रेस को समर्थन दिया। हालांकि बीजेपी ने आरएसएस और कांग्रेस के पीएम उम्मीदवार राजीव गांधी के बीच हुई किसी भी तरह के गठबंधन की बात को खारिज कर दिया था। तीसरे चैप्टर में आखिर में किदवई लिखते हैं, सहानुभूति की लहर राजीव के पक्ष में गई। 523 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 415 सीटों पर जीत हासिल हुई। इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी यह आंकड़ा पाने में नाकाम रहे थे। किदवई राजीव गांधी के राजनीतिक करियर पर भी रोशनी डालते हैं। उनका दावा है, राजीव गांधी ने 1984 के चुनाव के लिए आरएसएस से मदद मांगी थी। तब कांग्रेस ने भी इसे लेकर कोई विवाद नहीं किया था। कुछ वक्त पहले कांग्रेस के एक पूर्व सांसद और जाने माने नेता ने इसकी पुष्टि भी की है। कांग्रेस के पूर्व नेता बनवारी लाल पुरोहित, जो तब नागपुर से लोकसभा सांसद थे, उनका दावा है कि आरएसएस के तत्कालीन सर संघचालक बाला साहेब देवरास और राजीव गांधी के बीच मीटिंग कराने में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी।
साल 2007 में। इसका खुलासा करते हुए पुरोहित ने कहा था, चूंकि मैं नागपुर का हूं इसलिए राजीव ने पूछा कि क्या मैं तत्कालीन आरएसएस चीफ बाला साहेब देवरास को जानता हूं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। राजीव ने मेरी राय जाननी चाहिए कि अगर आरएसएस को राम जन्मभूमि के शिलान्यास की इजाजत दे दी जाती है तो क्या वह कांग्रेस को समर्थन देगा। किताब में किदवई ने दावा किया, चुनावों के दौरान गैर बीजेपी पार्टी को समर्थन देने को लेकर आरएसएस का कोई विरोध नहीं था। किताब के दूसरे चैप्टर में किदवई लिखते हैं, शिवसेना के संस्थापक और सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे ने चुनाव में जीत के बाद कैसे समर्थन देने के लिए आरएसएस को धन्यवाद दिया था। किदवई लिखते हैं, सितंबर 1970 में शिवसेना को चुनाव में पहली जीत मिली। शिवसेना को आरएसएस ने समर्थन दिया था। मुंबई के परेल में कम्युनिस्ट विधायक कृष्णा देसाई की हत्या के बाद उपचुनाव जरूरी हो गया था, जिसमें शिवसेना ने बतौर उम्मीदवार वामन महाडिक को उतारा। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ने देसाई की पत्नी सरोजिनी को टिकट दिया था। कांग्रेस समेत 9 पार्टियों ने सरोजिनी को समर्थन दिया था, लेकिन शिवसेना उम्मीदवार ने परेल सीट जीत ली, क्योंकि आरएसएस नेता मोरोपंत पिंगले ने सार्वजनिक तौर पर लोगों से शिवसेना उम्मीदवार को वोट देने की अपील की थी। तो 1984 के इलेक्शन में राजीव गांधी को भी आरएसएस ने मदद की थी। वही आरएसएस जिसका विरोध आज राहुल गांधी खुल के कर रहे हैं, लेकिन जब उनके पिता को जरूरत थी तो उन्होंने आरएसएस की मदद ली। और तभी जिस तरह से हाल में बीजेपी को हिंदुओं का रक्षक और नरेंद्र मोदी जी को हिंदुओं का रक्षक के नाम पे प्रमोट किया जाता है, तो उस वक्त भी यही हिंदुत्व की राजनीति खेली गई थी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी हो तो कर लीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही कुछ जानकारी के साथ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय भारत।